उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल थी। मैं घर में कोई नहीं था, अम्मी-अब्बू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेले थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूँ, फिर आराम से बैठ के पढ़ाई करूँगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफ़े पे बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नज़र आ रहे थे। उस्ताद जी के जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो इनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैंने ध्यानी से उस्ताद जी के बराबर किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो उभार देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं ज़हन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर ऐसे जमी थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर का खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हमद की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले ही इस इंतज़ार में थे कि मैं कब इनको दावत दूँ और कब वो कमवारी लड़की का मज़ा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी आखिर हद पार करते, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त हर हालत में मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही इनके साथ, मेरा नाम नूरीन है, मेरी माँ को मेरा अकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि इसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए इन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फ़ीस ले रहा था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती थी, इसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है और इसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, शायद इसीलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह अकेडमी जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू-शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे इसके पढ़ने का अंदाज़ अच्छा लगता था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो इन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूँ और अपनी तालीम का मेयार बेहतर बनाऊँ और ये भूल जाऊँ कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह अकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हदायत मुझे दी गईं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। मैं दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी की क्लास फेलोज़ मुझ पर रश्क करती थी कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे अफ़सोस भुलाकर अपना उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से इस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाक़ई काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है, और इसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी। इस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह-वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन तरीकों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को दिल में से कबूल कर लिया था और इनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर इनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती थी ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊँ। इस वजह से मेरे माँ-बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि इनकी बेटी पहली पोज़ीशन पर रहती है और इनका नाम खूब ऊँचा कर रही है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। इसने अपनी फ़ीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ-बाप ने बिना कोई इतराज़ किए इसकी डिमांड पूरी कर दी। इसके कुछ टाइम बाद इसने मेरे माँ-बाप से कहा वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में इसके पास वक़्त नहीं होता। इसकी ये बात मेरे माँ-बाप ने मान ली थी और इनको कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई इतराज़ नहीं करते और अक्सर मेरे माँ-बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से इन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं किसी तरह और कैसे पढ़ती हूँ, कुछ थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस वक़्त में भी गुज़ारना पड़ेगा। मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूँगी और कल तक जो लोग मेरे आगे-पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हस्बे मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम या फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास ताई माँ और एक मुलाज़मा छोड़कर जाती थी, मगर इस रोज़ ताइमा अपने गाँव गई हुई थी और मुलाज़मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में मैं अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी देर घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से उस्ताद जी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा। मैंने नंबर हल करने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ
اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک سے ہی اس نے مجھے اپنے بھیانک روپ دکھایا کہ بے ظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت نہ ملی۔ اس نے مجھے پر حملہ کر دیا، مجھے بھاگنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے اور اپنی سختی کو میری نازکی پہ داخل کر دیا۔ درد اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ درد اور تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ اس نے مجھ پر بالکل ترس نہیں کھایا اور مجھے اذیتوں کی سمندر میں دھکیل دیا۔ میں بے بس چڑیا کی طرح بس پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے عذابناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے پوری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی مگر اس درندے نے مجھ پر ترس نہیں کھایا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا کر اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چینخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین تڑپ رہے تھے اور مجھے پکار رہے تھے مگر مجھے کسی کی پکار نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بری طرح چیختی جا رہی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میری حالت پہ میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پھر تقریباً 14 دن بعد جب میں سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ اب میں پہلے کی طرح چینختی چلاتی نہیں تھی مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کی طرف تو میں بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا اور اپنے والدین کی طرف تو میں بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ کاش وہ اتنے غافل اور لاپرواہ نہیں ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ زندگی جینے والی لڑکی ہر چیز سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یوں کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔